देखो वेरिएबल मास प्रॉब्लम, वेरिएबल मास प्रॉब्लम। देखो वेरिएबल मास प्रॉब्लम का क्या मतलब है। ये बात तो कभी ऐसा होता है कि कोई जब चीज चलती है तो उसका मास कम होता जाता है, कभी ऐसा होता है। यस सर। जैसे मैं लिखता हूँ फोर्स किसके बराबर है, डी पी बाई डी टी, हाँ है ना। और पी क्या चीज है, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मान लो मास कांस्टेंट है तो m बार आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कब, अगर मास कांस्टेंट है, हाँ है ना। तो फोर्स यही चीज आ जाएगी इफ मास इज कांस्टेंट। और डीवी बाई डी टी क्या होता है, क्या लॉजिक यहाँ तक समझ में आ गया तुम। लेकिन कई बार ऐसा ऐसा होता है, तुम ऑब्जर्व करोगे कि मास चेंज होता होगा। जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल चलती है तो उसके अंदर से तेल खत्म होता जाता है ना, जो उसका पेट्रोल कम होता जाता है तो मास कम होता जाता है, हाँ है ना। रॉकेट है, रॉकेट में मास कम होता जाता है, कई बात समझ में आई है। ठीक है, जो शटल जब ऊपर जाता है तो उसके कुछ पार्ट्स अलग होते हैं, उसका फ्यूल भी कम होता जाता है। अब हमें ऐसी प्रॉब्लम करनी है जहाँ पे मास कम हो। तो अगर मास अगर वेरिएबल है तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, दो वेरिएबल चीजों के प्रोडक्ट के लिए, कुछ ऐसे होता होगा। m कांस्टेंट dv बाई dt प्लस v कांस्टेंट dm बाई dt, हाँ है ना। कुछ ऐसे होता होगा ना, प्रोडक्ट रूल वेरिएबल के लिए। तो अगर dv बाई dt की वैल्यू अगर मान लो जीरो भी है, dv बाई dt की वैल्यू अगर जीरो भी है तो f किसके बराबर आ जाएगा, v dm बाई dt के बराबर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको। यस सर। अच्छी तरह से। अब जब तुम्हें ये बात समझ में आई गई है तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसका मतलब जब किसी चीज का एक्सेलरेशन जीरो आया ना, एक्सेलरेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब भी उस पे एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है, आया ना। क्या बात समझ में आई तुम्हें। सर ये रिपीट कर दो। और अगर किसी चीज पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगे, आया ना। यस सर। जब देखो डीवी बाई डी टी अगर एक्सेलरेशन जीरो दैट इज उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन मास चेंज हो रहा है, तब भी तो एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है ना उस चीज पे। यस। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, मास वेरिएबल होना चाहिए, टाइम के साथ मास चेंज होना चाहिए, हाँ। यस। यस सर। क्या बात समझ में आ गई। अब देखो, अब एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे हम हर केस में जब मास क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, जब मास क्या होगा, चेंज होगा, तब हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, बहुत बढ़िया। आज मैं तुम्हें उस सर थ्रस्ट फोर्स कौन के सी बारे में थ्रस्ट? बताऊं। थ्रस्ट, थ्रस्ट। अब सुनो, एक फॉर्मूला सीख लो तुम। अगर वेरिएबल मास है तो एक फॉर्मूला सिखा रहा हूं तुम्हें, वो फॉर्मूला तुम्हें रटना है और उसी को यूज करना है। ठीक है, उसकी डेरिवेशन हमारे काम की नहीं है। आई बात समझे। तो देखो थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, एफ थ्रस्ट फोर्स होता है यू रिलेटिव इनटू डीएम बाई डी टी। इसका मतलब समझेंगे अभी, किसी भी चीज पे एफ थ्रस्ट फोर्स कैसे लगाएगा।
मेरे को ये बताओ, ये एक बोट है, ये पानी है, इधर वाटर है, एक बंदा यहाँ से दौड़ के आता है, जंप करता है और इसमें आके जंप करता है, जब ये गिरेगा तो ये बोट किधर जाएगी इसके अंदर, ये बोट किधर जाएगी, फिर आगे। इधर जाएगी। यस सर। तो इस पे, इस सिस्टम पे कोई ना कोई, इस बोट पे कोई ना कोई इधर फोर्स लगा होगा, तभी बोट इधर गई होगी। यस सर। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, इसको क्या बोलेंगे, एफ थ्रस्ट बोलेंगे। दैट इज कोई मास ऐड होने से या सब्ट्रैक्ट होने से जो फोर्स लगे। अब एक चीज बताना, ये बंदा यहां से जंप करता है, अब ये बताओ ये बोट किधर जाएगी, पीछे इधर। सर आगे को। इधर ही जाएगी अभी भी। यस सर। तो इस केस में भी इस पे एफ थ्रस्ट इधर ही लगा है। क्या बात समझ में आई है? नहीं, अगर ये जोर से जंप करेगा तो ये ज्यादा स्पीड से जाएगी। यस सर। ये फील आ रही है इस बात तो की? ये फॉर्मूला है, ऊपर क्या लिखा है आपने? जोर से बोलो बेटा। सर एफ थ्रस्ट का क्या फॉर्मूला लिखा है आपने ऊपर? अभी फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है, u रिलेटिव इनटू dm by dt। ये बाद में समझा रहा हूं मैं, पहले मैं बता रहा हूँ होता क्या है। ये तो फॉर्मूला है u रिलेटिव dm by dt। अभी u रिलेटिव का भी मतलब समझाऊंगा थोड़ी सी देर में। अभी मेरे को ये बताओ, अगर मान लो ये जो बंदा है, अगर ये ज्यादा वेलोसिटी से जंप करे तो ये तुम्हें क्या लगता है, थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा। ज्यादा होना चाहिए। अगर ये ज्यादा स्पीड से आगे जंप करता है इसके अंदर, तो ज्यादा थ्रस्ट लगना चाहिए, कम लगना चाहिए? फिर ज्यादा। तो यहाँ पे जो u रिलेटिव है ना, u रिलेटिव, वो इस बोट का मास तो है कैपिटल M, और इसमें जो मास ऐड हो रहा है ना, ये है dm by dt। पर सेकंड कितना मास ऐड हो रहा है इसके अंदर, बोट के अंदर, हाँ या ना? तो जब बोट के अंदर मास ऐड होगा तब तो तुम क्या लिखोगे, dm by dt। पर सेकंड इतना मास ऐड हो रहा है, ऐसे मान लो 10 लोग एक एक करके जंप कर रहे हैं, हाँ या ना? क्या बात समझ में आई है? नहीं, यस ऐसे सर। इसमें 10 लोग हैं, वो एक एक करके बाहर की तरफ जंप हो रहे होंगे, इधर जंप कर रहे होंगे, तो इसके अंदर मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है पर सेकंड। यस सर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो अगर सिस्टम का मास बढ़ता है तब तो तुम क्या लिखोगे, प्लस dm by dt। और अगर सिस्टम का मास घटता है तो क्या लिखोगे? माइनस dm by dt। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छी तरह से, यस सर। बहुत बढ़िया। अब सुनो, बोट ये रुकी हुई थी, जब ये दौड़ के इधर आ रहा था, तो मान लो इसकी वेलोसिटी इधर थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो बोट के रिस्पेक्ट में इसकी क्या वेलोसिटी थी? 10 ही थी। तो बोट के रिलेटिव जो मास ऐड हो रहा है उसके अंदर, जस्ट ऐड होने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10। वो होती है यू रिलेटिव। तो इसके रिस्पेक्ट में बंदे की जो वेलोसिटी इधर है, dm by dt भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, तो थ्रस्ट फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये इधर जंप कर रहा है तो ये जब हवा में होगा तब इसकी वेलोसिटी मान लो इसको इधर 10 मीटर पर सेकंड दिख रही है, आया ना? किसके रिस्पेक्ट में? बोट। बोट के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है, velocity of mass that is adding or subtracting from, or that is adding or leaving the system, आया ना? उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं, तो इस केस में इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इधर है, लेकिन dm by dt क्या नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है, ये तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इधर है,
आया ना? Yes, sir. तो इस पे थ्रस्ट फोर्स किधर लगेगा? यू रिलेटिव के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ तुम्हें, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बताओ यू रिलेटिव क्या है? व्हाट इज dm by dt? Rate at which mass is added, adding or leaving the system। और यू रिलेटिव क्या है? रिलेटिव velocity of mass that is leaving or adding the system with respect to system। हाँ या ना? क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया? Yes, sir. तो लिख लो ये बात। सर सेकंड केस में तो हम यू रिलेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे, तो हमारी एफ थ्रस्ट भी नेगेटिव में आनी चाहिए ना? है सर यू रिलेटिव हम नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे ना सेकंड केस में? मान ले इस केस में तू इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा है, समझता Yes. है? यस यस तो ये क्या आ जाएगा? 10 यस सर। नेगेटिव। और अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव लग रही है तो तेरा यू रिलेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो थ्रस्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव डायरेक्शन में तो लग रहा है थ्रस्ट। यस सर। और अगर मान ले तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता है तो तेरा यू रिलेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यस सर। आया ना? dm by dt क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये चीज क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो तेरा फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में तो लग रहा है क्योंकि तेने ये डायरेक्शन पॉजिटिव बनी। अब समझ में आ गई बात? यस सर। लिख लिया? बेटा जी लिख लिया? क्या लिख लिया तो बता दो। Yes, sir. ऐसे बोला तो तेरे को यार, तभी तो आगे करवाऊंगा तुमको। आर्यन बोल रहा है 2 मिनट। लिख ले बेटा, लिख ले तो बता देना।
देखो मेरे को ये बात बताओ, अगर है ना ये एक ट्रक है, इसका मास है 2000 kg, ठीक है। ये जैसे ही स्टार्ट होता है ना, इसके अंदर से जो इफ्लुएंस है धुआं, धुएं की जो वेलोसिटी है वो है 40 मीटर पर सेकेंड, और पर सेकेंड जो धुआं इसमें से बाहर निकल रहा है, जो मास धुएं का जो बाहर निकल रहा है, दैट इज dm/dt, वो आपका निकल रहा है 50 ग्राम पर सेकेंड। मेरे को ये बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, थ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा होगा? और ये 40 मीटर पर सेकेंड किसकी वेलोसिटी है? धुएं की वेलोसिटी है। किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो शुरुआत में ये भी तो रेस्ट में ही है, तो यू रिलेटिव कितना आ जाएगा? 40। 40 आ जाएगा। तो एफ थ्रस्ट कितना होगा? ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, और dm/dt क्या होगा? मास बढ़ रहा है घट रहा है सिस्टम का? कम हो रहा है। कम हो रहा है, तो -50 लिखोगे ना dm/dt को, कितना आ जाएगा? लेकिन इसको kg के अंदर कितना फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर? बोलो। 2 न्यूटन आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें? लेकिन एक बात मान लो, अगर ट्रक की वेलोसिटी हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रक, और वेलोसिटी ऑफ जो इफ्लुएंट बाहर आ रहे हैं उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकेंड, तो एफ थ्रस्ट के फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा ये बताओ? सर यू रिलेटिव चेंज हो जाएगा। एफ थ्रस्ट के फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? यू रिलेटिव कितना हो जाएगा? 30। 30 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अब फोर्स कितना लग जाएगा? क्या लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? ऐसे ही जनरल प्रॉब्लम देखो, ये एक रॉकेट है, इसमें जो इफ्लुएंस है बाहर आ रहा है, और यू रिलेटिव है v0, दैट इज, इसके ऊपर से जब तुम इफ्लुएंट की वेलोसिटी देखोगे सेम ही दिखाई देगी तुम्हें, v0 चेंज की कोई भी वेलोसिटी हो, आया ना? मैं ये मान लेता हूं कि इसका मास था m
और जो इसका मास पर यूनिट कम हो रहा था वो म्यू नॉट मास पर यूनिट टाइम कम हो रहा है, दैट इज जो इफ्लुएंट चल रहा है वो म्यू नॉट मास पर यूनिट टाइम है जो कम हो रहा है इसका, हाँ है ना, दैट इज dm/dt। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो तो तुम खुद ही बता दोगे। अगर मान लो ये ग्राउंड से स्टार्ट होता है और मैं g को नेग्लिजिबल मान लेता हूँ, g को 0 मान लेता हूँ, अब ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो t टाइम बाद में इसकी क्या वेलोसिटी होगी, किसी भी t टाइम पे ये वेलोसिटी कितनी होगी, ध्यान से देखना जो मैं करता हूँ। इसके ऊपर ऊपर की तरफ थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा ये बताओ मेरे को, किसी भी टाइम पे F थ्रस्ट कितना लगेगा, U रिलेटिव है कितना V नॉट, और dm/dt क्या है म्यू नॉट। क्या लॉजिक समझ में आ गया? U रिलेटिव नीचे है, मास कम हो रहा है तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. किसी भी टाइम पे यही फोर्स लगेगा इसमें, थ्रस्ट फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा किसी भी टाइम पे, टी टाइम पे क्या एक्सेलरेशन होगा, इसका क्या मास हो गया होगा टी टाइम पे, इस जीएसएलवी का कितना मास हो गया, टी इक्वल टू 0 पे एम था तो टी टाइम पे कितना हो गया होगा, ये इतना मास हो जाएगा। ये इतना मास हो जाएगा किसी भी टी टाइम पे। भाई पर सेकंड म्यू नॉट कम हो रहा है तो टी टाइम में कितना कम हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू टी। तो अब जीएसएलवी का मास क्या रह गया होगा इस टाइम पे, और एफ थ्रस्ट तो निकाल ही चुके तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर, एफ थ्रस्ट कितना है, ये बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? Yes, sir. पक्का? एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो तुम, टी इक्वल टू 0 पे 0 वेलोसिटी, टी टाइम पे वेलोसिटी v मान लो, है ना, तो v किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट v नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा dt अपॉन m माइनस म्यू नॉट इंटू टी। अब देखो 0 से लेके t, इसका इंटीग्रेशन बताता हूं मैं क्या होता है, ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log log x। अब एक फॉर्मूला देख लेना यार 1 मिनट के लिए, ठीक है, मैंने इतने दिन से इसीलिए नहीं कराया, इसी टाइम का इंतजार कर रहा था। जैसे मैंने लिखा ax प्लस b का होल स्क्वायर, अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है ना तो मैं क्या लिखूंगा, ax प्लस b की पावर 3 अपॉन 3, और इसके अंदर है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, उसे डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा अंदर वाले का, a आ जाएगा यार, b का तो 0 है, x का 1 है तो a आ जाएगा। ऐसे ही एक चीज देखो, अगर मैं ये लिखता हूं साइन 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, और अगर ये लीनियर फंक्शन है एक बार इसका डिफरेंशिएशन क्यों करो, क्या आएगा 2, उसे डिवाइड कर दो। अगर मान लो मैं ऐसे करता हूं 1 अपॉन ax प्लस b इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वैसे, log e ax प्लस b, लेकिन अब इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा 1/a। क्या लॉजिक समझ में आ गया?
जब भी ऐसा लीनियर फंक्शन हो ना अंदर, उसको ऐसे कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बेटा जी ये बात समझ में आ गई? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस म्यू नॉट से डिवाइड कर दोगे, लिमिट क्या पुट करोगे 0 से लेके t, म्यू नॉट से म्यू नॉट गायब हो जाएगा, हाँ या ना? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखो क्या होगा? इस बार 0 पुट करो, ये क्या log a माइनस log b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये सीधा ये आ जाएगा। ये लो, ये आ गया इसका आंसर, किसी भी t टाइम पे वेलोसिटी। कॉम्प्लेक्स है लेकिन मेथड सिंपल है, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा जोर आएगा तुम्हें, बाकी ये सिंपल है। एक्सीलरेशन कैसे आएगा ये पता चल गया, थ्रस्ट फोर्स निकाल दो और सॉल्व कर लो, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बेसिक तो से सिंपल ही है ना, कि एफ थ्रस्ट निकालना होगा ऐसे, बाकी सॉल्व कर लो, एकदम आसान है। लिख लो इसको, लास्ट में माइनस भी था ना? एक बार तू खुद कैलकुलेट करके देख, इसके बाद में खुद कैलकुलेट कर, अगर यहाँ तक नहीं पहुंचता तो फिर मेरे को बोलो। यहाँ से चीटिंग नहीं कर रहे, ऐसे मालूम मैंने यहाँ तक ही करवाया, इसके आगे कैसे सॉल्व करते, बस वो स्टेप खुद करो एक बार, और तुम फिगर आउट कर लोगे कि कैसे होना है। इसको दो बार, एक बार बिना देखे करने की कोशिश करो, एक बार करने के बाद एक बार बिना देखे करने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट है। ये मान लो एक काट है, ये काट है, ये v नॉट वेलोसिटी से इधर चल रहा है, ये एक फनल है, इस फनल के थ्रू सैंड आ रही है नीचे, इधर से सैंड आ रही है पर सेकंड, इधर जो सैंड आ रही है ना वो आ रही है n नॉट kg पर सेकंड, फनल रुका हुआ है, ये चल रहा है। ये बताओ इसको अगर इस v नॉट वेलोसिटी से चला के रखना है मेरे को, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? मेरे को एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहना चाहिए? सर हाँ सर अगर फनल उसके ऊपर है तो उसका वेट होगा क्या, मतलब ऐसे काउंट? फनल ऊपर टंगा हुआ है, छत पे से ऐसे मिट्टी आ रही है और काट नीचे से जा रहा है, समझ गया मेरी बात? हाँ ये सर। काट की वेलोसिटी v नॉट है, पर सेकंड इसके अंदर जो मास ऐड हो रहा है n नॉट मास ऐड हो रहा है। अब आगे बात समझे, तब करो सॉल्व इसको। तो ये कितना फोर्स लगा के लगाना पड़ेगा मेरे को ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे?
करो अटेम्प्ट। क्या किया मैंने, वेलोसिटी सिस्टम की निकाल ली, वेलोसिटी मास की निकाल ली, और यू रिलेटिव निकाल दिया, वेलोसिटी ऑफ मास माइनस वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। ये बताओ इसमें मास ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है? सर सिस्टम माइनस मास होगा या मास माइनस सिस्टम? किसका मास देखना है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है? सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो मास ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका देखना है ना। तो वेलोसिटी ऑफ जो मास ऐड हो रहा है माइनस वेलोसिटी ऑफ सिस्टम, दैट इज कार्ट। अब आगे बात समझे, यस ऐड हो रहा है तो डीएम बाई डी टी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कितना आएगा? एन नॉट आएगा। तो इस पे एफ थ्रस्ट कितना लग जाएगा? यू रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी। यू रिलेटिव कितना है? और डीएम बाई डी टी क्या है? तो इस पे एफ थ्रस्ट कितना लग गया? अब आई के अलॉन्ग, माइनस आई के अलॉन्ग ये वाला फोर्स लग रहा है इस पे, ये वाला कितना लग रहा है? एन नॉट वी नॉट। और माइनस ये के अलॉन्ग लग रहा है इस पे फोर्स एफ थ्रस्ट फोर्स। मिट्टी अगर ऐड हो रही है तो इसका वेट बढ़ता हुआ है, ऐसे लग रहा है कोई और एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? एन नॉट इंटू यू नॉट। अब इस डायरेक्शन में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तुम्हें, तो ये एफ किसके बराबर होना चाहिए? क्या लॉजिक समझ में आया? तो अप्लाइड फोर्स अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो अप्लाइड फोर्स शुड बी इक्वल टू एफ थ्रस्ट, सिर्फ एक्स डायरेक्शन। हाँ या ना? तो ये कितना आ जाएगा? एन नॉट वी नॉट फोर्स लगा के रखना पड़ेगा इस कार्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के, जबकि इस कार्ट का एक्सेलरेशन क्या है? इस कार्ट का एक्सेलरेशन क्या है बताओ? 0 है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, पर फिर भी तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई सबको? रॉकेट वॉकेट इन सबका प्रिंसिपल यही है। दीपावली पे जब तुम पटाखे बजाते हो तुमने देखा होगा कि ये ऐसा रॉकेट होता है, हाँ या ना? देखा ना ऐसा? तो इसमें क्या होता है, इधर से बारूद जल के बाहर निकलता है तो इस पे एफ थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगता है तो ये ऊपर उड़ जाता है ना, हाँ या ना? अनार बम देखा तुमने? अनार बम गंगा जमुना, हाँ या ना? अनार बम होता है ना। इस अनार बम को इस बार तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करना, टेढ़ा करके चलाना। अगर तुम इसको टेढ़ा करके चला दोगे ना, तो ये बताओ किधर जाएगा? फर्स्ट इधर जाएगा या सेकंड इधर जाएगा? ये बताओ। कभी हुआ है क्या किसी के साथ ऐसा? हुआ है किसी के साथ ऐसा? बिल्कुल इधर ही जाएगा। हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा? मेरे साथ हुआ है। मैंने क्या अनार बम जलाया और वो क्या गिर गया, मैं दौड़ता हुआ इधर आ रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे दौड़ के आया। बात समझ में ये नहीं आई? तभी बोलता हूँ पटाखे बजाने बड़े जरूरी है फिजिक्स सीखने के लिए, बजाया करो आराम से, ठीक है? ज्यादा भी नहीं, थोड़े बहुत तो बजा ही लिया। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? बेटा जी यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो इसी के साथ तुम्हारा वेरिएबल मास प्रॉब्लम खत्म होता है। लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है रॉकेट वाली प्रॉब्लम, अब उनको पढ़ लेना तुम एक बार। अब कुछ क्वेश्चन करें। अब हमें इसके अंदर पढ़ना होगा फ्रिक्शन, 2-3 लेक्चर फ्रिक्शन के लग जाएंगे।
एक्स डायरेक्शन के लिए बराबर इधर नॉर्मल कितना लगेगा, ग्राउंड नॉर्मल कितना लगाएगा, ये फोर्स प्लस इसका मास जितना ऐड हो गया m प्लस एन नॉट इंटू टी इंटू जी। तो इसमें नॉर्मल क्या लगेगा, इस टाइम पे नॉर्मल लगेगा एन नॉट यू नॉट प्लस m प्लस एन नॉट इंटू टी, टी टाइम में जितना मास ऐड हो जाएगा इंटू जी। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में तो बैलेंस करोगे। बेटा जी समझ में आया? यस सर। आज इसकी एनसीईआरटी वाली प्रॉब्लम कर लेना, अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें, ठीक है? ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। नहीं बताओगे? बता दो बेटा। यार इतना टाइम लगेगा इतने सिंपल क्वेश्चन करने में? कैसे किया हृदयांश? अनम्यूट करके बताना। सर दोनों बुलेट का और गन का मोमेंटम इक्वल। मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत बढ़िया। पहले मोमेंटम 0 था, बाद में भी 0 ना। 1000 इंटू v शुड बी इक्वल टू 1 इंटू 100। आया ना? ये किया ना बच्चे? यस सर। बहुत बढ़िया।
मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ये सॉल्व करना है, ठीक है। बिल्कुल 0.1 ही था उसका आंसर। ट्वेल्थ का आंसर बताओ। गलती नहीं होनी चाहिए। देखो अगर फोर्स कांस्टेंट ही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, फोर्स अगर कांस्टेंट हो जाएगा तब मोमेंटम कांस्टेंट कैसे रहेगा भाई? बात समझ में आई नहीं? सिंपल क्वेश्चन है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब सुनो, इसने डी क्यों दिया आंसर, वो सुन लो तुम। एफ अगर 0 है तो 0 भी एक कांस्टेंट ही है, हाँ या ना? तो फोर्स रहेगा 0, तो एक्सेलरेशन भी रहेगा 0, वो भी एक कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी रहेगी मान लो 5 या 10, वो भी रहेगी कांस्टेंट। पर अगर वैसे देखा जाए ना तो आंसर सी भी सही है, ठीक है। कांस्टेंट 0 को हम जनरली बोलते नहीं है, आई बात समझो, तो है ही नहीं। लॉजिक तुम्हारा एकदम सही है। इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो कैसे होगा? देखो इधर तो लगेगा 30 न्यूटन, अक्षर बिल्कुल सही है, इधर लगेगा 10 न्यूटन, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा? 20 न्यूटन, और टोटल मास कितना है? 10, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी आएगा इसका आंसर। क्या बात समझ में आई है? नहीं, इधर 30 इधर 10, ये सारा मास फिर एक साथ चलेगा, बोल दो तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया? 20 डिवाइडेड बाय 10, हाँ या ना? जो पढ़ाया ना बेटा उसको रिवाइज करो खूब, ठीक है। अगले लेक्चर में फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा अगले लेक्चर में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फ्रिक्शन दोनों कराऊंगा। आई बात समझ में? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।